राजनीति विज्ञान की परीक्षा में अच्छे नंबर चाहिए। सोचिए अगर मैं कहूं कि सिर्फ 10 टॉपिक्स ऐसे हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। इस विश्लेषण में हम उन्हीं 10 टॉपिक्स को समझेंगे जो सफलता दिला सकते हैं। और हां, ये सब पिछले सालों के प्रश्न पत्रों के विश्लेषण पर आधारित है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये कोई मामूली दावा नहीं है, बल्कि एक वादा है। इन टॉपिक्स को समझना मतलब स्कोर में सीधा 25 से 30 अंकों का इजाफा। तो आइए देखते हैं कि ये कैसे संभव है। तो आखिर इन 10 टॉपिक्स में ऐसा क्या खास है? देखिए, ये सिर्फ अलग अलग तथ्य नहीं हैं। ये तो वो धागे हैं जो भारतीय और वैश्विक राजनीति के पूरे ताने बाने को एक साथ बुनते हैं। इन्हें समझ लिया तो न सिर्फ परीक्षा पास होगी, बल्कि दुनिया को बेहतर तरीके से देखने का नजरिया भी मिलेगा। किसी भी देश की राजनीति समझने के लिए ना पहले ये देखना पड़ता है कि वो दुनिया में खड़ा कहाँ है। इसीलिए हम अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं वैश्विक अवधारणाओं से। ये वो नींव है जिस पर बाकी सब कुछ टिका हुआ है। तो हमारा पहला टॉपिक है वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन। ये एक ऐसा शब्द है जिसे हम हर जगह सुनते हैं और परीक्षकों का भी ये पसंदीदा विषय है। चलिए समझते हैं इसका असल में मतलब क्या है। तो आखिर ये वैश्वीकरण है क्या? ऐसे सोचिए जैसे ये एक बहुत बड़ा वैश्विक गांव है। आज कोई अमेरिका में डिजाइन किया गया फोन इस्तेमाल कर सकता है, कोरियाई संगीत सुन सकता है और दुनिया भर के लोगों से पल भर में जुड़ सकता है। ये सब वैश्वीकरण का ही तो कमाल है। व्यापार, टेक्नोलॉजी और संस्कृति का एक वैश्विक मेल। पर यहां वैश्वीकरण की असली कहानी सामने आती है। यह एक दो-धारी तलवार जैसा है। एक तरफ विदेशी कंपनियां आती हैं, नई नौकरियां आती हैं और हमें बेहतर उत्पाद मिलते हैं। लेकिन दूसरी तरफ यही कंपनियां हमारे छोटे स्थानीय कारीगरों और दुकानों के लिए एक खतरा भी बन सकती हैं। तो यह एक बहुत ही जटिल संतुलन है। अब हम बात करेंगे एक ऐसे युद्ध की जिसमें गोलियां तो नहीं चली, लेकिन जिसने दुनिया को 2 हिस्सों में बांट दिया और दशकों तक तनाव बनाए रखा। जी हां, हम बात कर रहे हैं शीत युद्ध की। यह 20वीं सदी की सबसे बड़ी कहानी है। ये तस्वीर ना सब कुछ कह देती है। एक तरफ अमेरिका और उसकी आजाद बाजार की सोच यानी पूंजीवाद, और दूसरी तरफ सोवियत संघ और उसका सामूहिक नियंत्रण यानी साम्यवाद। ये सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये दुनिया को चलाने के 2 अलग-अलग तरीकों की लड़ाई थी। ये टाइमलाइन हमें दिखाती है कि ये लंबा संघर्ष आखिर खत्म कैसे हुआ। दशकों तक हथियारों की होड़ चलती रही, लेकिन फिर 1989 में बर्लिन की दीवार का गिरना एक प्रतीक बन गया और बस 2 साल बाद 1991 में सोवियत संघ खुद ही बिखर गया और शीत युद्ध का अध्याय समाप्त हो गया। अच्छा, शीत युद्ध के इसी दौर में जब पूरी दुनिया 2 खेमों में बटी हुई थी, तब एक तीसरा रास्ता भी सामने आया, गुटनिरपेक्ष आंदोलन। और ये भारत की विदेश नीति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ था। नैम का विचार आसान शब्दों में बहुत सरल था। जब दुनिया 2 गुटों में बटी हो तो हम अपना रास्ता खुद क्यों ना चुने। भारत और दूसरे संस्थापक देशों ने यही किया। उन्होंने किसी भी सैन्य गुट में शामिल होने से इनकार कर दिया और आज भी ये आंदोलन 120 से ज्यादा देशों के साथ प्रासंगिक है, जो अब विकास के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। वैश्विक मंच को समझने के बाद अब हम फोकस करते हैं भारत पर। चलिए देखते हैं कि भारत अपनी विदेश नीति कैसे चलाता है और दुनिया के साथ अपने रिश्ते कैसे बनाता है। भारत की विदेश नीति में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवालों में से एक है 2000 के बाद भारत और अमेरिका के बदलते रिश्ते। ये एक ऐसी साझेदारी है जो अब रणनीतिक बन चुकी है। ये वो स्तंभ हैं जिन पर आज की भारत अमेरिका साझेदारी टिकी हुई है। खासकर 2008 का नागरिक परमाणु समझौता वो एक गेम चेंजर था। उसने भारत को एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति के रूप में स्थापित किया और दोनों देशों के बीच भरोसे को बढ़ाया, जिससे व्यापार और रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग के नए रास्ते खुले। अब हम भारत के एक और महत्वपूर्ण पड़ोसी चीन की तरफ बढ़ते हैं। पंचशील समझौता दोनों देशों के बीच शांतिपूर्ण संबंधों की नींव रखने की एक कोशिश थी। हालांकि जैसा कि हम सब जानते हैं, ये रिश्ता हमेशा से ही थोड़ा जटिल रहा है। पंचशील का सार है जियो और जीने दो। इसके 5 सिद्धांत मूल रूप से यही कहते हैं, हम आपकी संप्रभुता का सम्मान करेंगे, आप हमारी संप्रभुता का। हम एक दूसरे के मामलों में दखल नहीं देंगे और शांति से रहेंगे। एक तरह से देखा जाए तो ये एक बहुत ही आदर्शवादी दृष्टिकोण था। भारत की विदेश नीति का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है उसके पड़ोसी देशों के साथ संबंध।
ये एक ऐसा क्षेत्र है जो हमेशा सुर्खियों में रहता है और परीक्षा के लिए तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये तालिका हर पड़ोसी देश से जुड़ी मुख्य विदेश नीति चुनौती को बहुत साफ सुथरे ढंग से दिखाती है। पाकिस्तान के साथ आतंकवाद, बांग्लादेश के साथ जल विवाद और श्रीलंका के साथ तमिल मुद्दा। ये टेबल इसे याद रखना आसान बना देती है। अब तक हमने दुनिया में भारत की जगह को समझा। चलिए अब अपना ध्यान देश के अंदर लाते हैं और भारत की घरेलू राजनीति की उलझनों को समझते हैं। कभी सोचा है कि भारत की राजनीति इतनी जटिल और रंग-बिरंगी क्यों है? इस सवाल का जवाब भारत की दलीय व्यवस्था में छिपा है, जो दुनिया की सबसे अनोखी व्यवस्थाओं में से एक है। और जवाब है गठबंधन। भारत में इतनी सारी पार्टियां हैं कि किसी एक का अपने दम पर शासन करना मुश्किल हो जाता है। खासकर 1989 के बाद क्षेत्रीय दलों के आने से गठबंधन सरकारों का दौर शुरू हुआ। इसका मतलब है कि शासन आम सहमति से चलता है, लेकिन इससे अक्सर राजनीतिक अस्थिरता का खतरा भी बना रहता है। क्षेत्रीय दलों का उदय आधुनिक भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी कहानी है। अब दिल्ली में बैठी सरकार राज्यों की जरूरतों को नजरअंदाज नहीं कर सकती। तमिलनाडु से लेकर पश्चिम बंगाल तक ये पार्टियां ये सुनिश्चित करती हैं कि उनके राज्यों की आवाज राष्ट्रीय स्तर पर सुनी जाए। अब हम आते हैं राजनीति विज्ञान के सबसे चर्चित और विवादास्पद विषयों में से एक पर, 1975 का आपातकाल। ये भारतीय लोकतंत्र के सफर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कह सकते हैं एक काला अध्याय था। ये टाइमलाइन आपातकाल की पूरी कहानी बताती है। विरोध प्रदर्शनों और आर्थिक संकट के जवाब में सरकार ने नागरिकों के मौलिक अधिकारों को ही छीन लिया। प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई और हजारों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। यह भारतीय लोकतंत्र के लिए एक सबक था, जिसने हमें सिखाया कि लोकतंत्र को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। चलिए अब हम अपने आखिरी खंड पर आते हैं, जो उन चुनौतियों पर केंद्रित है जिनका सामना भारतीय लोकतंत्र आज़ादी के इतने सालों बाद भी कर रहा है। भारत एक जीवंत लोकतंत्र है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये चुनौतियों से मुक्त नहीं है। अब हम कुछ ऐसी गहरी और स्थायी समस्याओं पर नजर डालेंगे जिनका सामना हमारा देश आज भी कर रहा है। ये वो चुनौतियां हैं जो भारतीय लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर करती हैं। जातिवाद, जो समाज को बांटता है। सांप्रदायिकता, जो धर्म के नाम पर नफरत फैलाती है। भ्रष्टाचार, जो व्यवस्था में लोगों के भरोसे को खत्म करता है। और गरीबी, असमानता और राजनीति का अपराधीकरण, ये सभी मुद्दे आपस में जुड़े हुए हैं और प्रगति के रास्ते में बड़ी बाधाएं हैं। तो ये थे वो 10 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स। जैसा कि हमने शुरू में देखा था, इन अवधारणाओं पर पकड़ सीधे तौर पर परीक्षा में सफलता दिलाएगी। ये सिर्फ जानकारी नहीं है, ये स्कोर बढ़ाने की एक रणनीति है।